नमस्कार बच्चों, मैं संजय चौहान डिस्कवरी स्टडी सर्किल के यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि अगर आपने हमारी पहली पुरानी वीडियो देखी है तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग किस तरीके से पढ़ाते हैं। साइंस की वीडियो है, फिजिक्स की वीडियो है 4-5, हिंदी की है और भूगोल की वीडियो है। मैं आपको संपूर्ण जीएस कंप्लीट करवाऊंगा और हिंदी दो का ही मेरा अनुभव रहा है लंबे समय का पढ़ाते हुए। और आज की जो मैं आपको सामने क्लास लेकर आया हूं वो बच्चों भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास लेकर आया हूं। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, ये संविधान बच्चों वो टॉपिक है राज्य व्यवस्था, क्योंकि देखो यूपीएससी जब मैंने तैयारी करी तो लोक प्रशासन यानी पब्लिक एड मेरा एक विषय रहा है और लगभग 3 मेंस मैंने यूपीएससी के और लगभग 3 या 4 मेंस मैंने पीसीएस के और बाकी स्टेट के पब्लिक एड से दिए हैं। पब्लिक एड के बाद फिर मैंने अपना ऑप्शन बदला था और मेरा ऑप्शन था दर्शन शास्त्र, फिलोसफी। इतिहास मेरा सब्जेक्ट पहले से रहा, प्री में वही रहा, पहले प्री में एक विषय होता था और फिर मेंस में मेरा विषय इतिहास और पहले पब्लिक एड और फिर फिलोसफी दर्शन शास्त्र मेरा विषय रहे हैं। तो तीनों विषय मैंने लंबे समय तक इनको अध्ययन किया है। और अध्ययन का मतलब ये होती है कि ये मेरे प्रॉपर सब्जेक्ट रहे हैं तीनों। बैकग्राउंड मेरा साइंस का रहा है, ठीक ना, बीएससी एमएससी फिर मैंने मैथ किया है, मैथ से मैंने वो हिस्ट्री से फिर एमए किया है, फिर नेट क्वालिफाई किया है। लेकिन जो मेरे सब्जेक्ट रहे हैं वो इतिहास रहा है, पब्लिक एड रहा है और दर्शन शास्त्र रहे हैं मुख्य परीक्षाओं में। लेकिन बैकग्राउंड क्योंकि साइंस का रहा है और साइंस बैकग्राउंड का जो बच्चा होता है उसको लॉजिकली सीखने में चीजों को ज्यादा समय नहीं लगता है। हालांकि ऐसा नहीं, जो कलात्मक विषय वाले बच्चे होते हैं वो भी बहुत जल्दी कैच करते हैं। लेकिन आप देखिए ट्रेंड, जो बच्चे बीटेक करते हैं या जो बच्चे मेडिकल लाइन के होते हैं वो एग्जाम को क्रैक पहले करते हैं, कम समय में क्रैक करते हैं। क्योंकि जो माइंड का जो लेवल होता है ना, साइंस के जो बच्चे होते हैं और जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड को या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को, वो तो तर्क करने का जो उनका सिस्टम होता है, जो तंत्रिकाएं होती हैं वो ज्यादा खुल जाती है। तो हम लोग जो हैं इतिहास, पब्लिक एड और फिलोसफी, ये प्रॉपर विषय मेरे रहे हैं यूपीएससी में भी और क्या नाम यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस और राजस्थान पीसीएस आरएएस, इन सब में। तो इन्हीं विषय को लेकर मेरा संविधान में भी ठीक ठाक पकड़ रही है। वो तो बल्कि आप बताओगे किस तरह के, क्योंकि देखो अपने आप तो सब कुछ सही लगता है कि मेरा सब कुछ सही है, पर कोई भी अध्यापक कंप्लीट तो होता नहीं है। अध्यापक को मैंने आपको कहा था, हमेशा बताता हूं बच्चों को कि एक अध्यापक को हमेशा एक स्टूडेंट बने रहना चाहिए। जिस दिन अध्यापक ने स्टूडेंट का दर्जा खत्म कर दिया उस दिन वो अध्यापक नहीं रहा, ठीक ना। क्योंकि हर सेकंड सीखने के लिए मिलता है। हम बच्चों को ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, वहां से बहुत सारी बातें सीखते हैं, बच्चों से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, अखबार से सीखते हैं और लोगों से सीखते हैं। तो अध्यापक वही जो हमेशा सीखता रहे और अपने को निचले स्तर का मानता रहे, वो ये माने कि हाँ उससे अच्छे विद्वान भी दुनिया में हैं। बहुत सारे बच्चे हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं, हम उनसे भी सीखते हैं। कोई भी अध्यापक है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं, तो ये जान लीजिए उस अध्यापक का विकास बंद हो गया, खत्म हो गया है। ठीक है, देखिए आप, हम लोग संविधान स्टार्ट करते हैं। क्या चीज करते हैं स्टार्ट? संविधान। देखो बच्चों, संविधान के बारे में आपको बताया था मैंने कि अभी तक, हाँ, संविधान के बारे में अभी तक कोई क्लास नहीं हुई है, ठीक है। चलिए हम लोग संविधान में आते देखते हैं। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, ये दो टॉपिक में लिखा होता है, संविधान और राज्य व्यवस्था। इन दोनों का अर्थ क्या है? पहले तो देखो, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट से परिचय आपका होना चाहिए। आज की क्लास का मेरा थंबनेल भी यही है, संविधान का परिचय और विधि का शासन। इन दोनों पे ही बात करेंगे आज कि संविधान क्या होता है और विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ क्या होता है। फिर संविधान कैसे लिखा गया और क्या संविधान है वास्तव में, वो हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान को आप जानते होंगे, संविधान शब्द जो है वो 2 शब्द से मिलकर बना है बच्चों, एक सम और एक विधान। एक सम और एक क्या? विधान से बना है बच्चों, संविधान और एक राज्य व्यवस्था। चलिए मैं आपको बताता हूं पहले संविधान के बारे में, फिर पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था के बारे में।
संविधान दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस विधान, सम प्लस विधान। तो वो बेसिक से चलेंगे और उच्च स्तर तक जाएंगे। सम का अर्थ होता है बच्चों क्या? समान, समान, सबका, जैसा, ये सम शब्द के अर्थ होता है। विधान का अर्थ होता है विधि। क्या अर्थ है बच्चों? विधि या फिर कानून, विधि या कानून, यानी सबका कानून, सबका समान कानून, संविधान, सबका समान कानून, सबके लिए समान कानून, यह संविधान शब्द है। संविधान शब्द जो दिया गया सबसे पहले, ध्यान रखना, वो वैसे तो माना गया कहां पर? क्या नाम, यूएसए का जो संविधान, लिखित संविधान है वहां, लेकिन उससे पहले संविधान की जो टर्मिनोलॉजी थी वो पहले से इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर आ चुकी थी। लेकिन संविधान को वास्तव में जो वास्तविक रूप दिया वो यूएसए के संविधान में दिया गया। यूएसए जहां का क्या लिखित संविधान है, ज्यादातर सभी देशों का लिखित संविधान है सिवाय किसका? ब्रिटेन को छोड़कर। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित है। कैसा है वास्तव में देखेंगे अभी। तो संविधान शब्द का अर्थ क्या है? सम प्लस विधान, सबके लिए समान विधान। भारत में क्या सबके लिए समान विधान रहा है? स्वतंत्रता से पहले नहीं रहा है। भारत में विधि का शासन बच्चों, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, यह भारत में ध्यान रखना 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद भारत में विधि का शासन आया, रूल ऑफ लॉ। दुनिया भर में रूल ऑफ लॉ को लाने वाले प्रोफेसर डाइसी हैं, प्रोफेसर डाइसी। प्रोफेसर डाइसी ने ही दुनिया भर में बच्चों, विश्व में सबसे पहले इंग्लैंड के थे, विधि का शासन का जन्मदाता यही मानते हैं। यानी रूल एक प्रकार से कानून का शासन होना चाहिए। क्या था देखो, थोड़ा इतिहास में चलते हैं, मजा आएगा। जब राजा महाराजा होते थे तो रूल ऑफ लॉ नहीं होता था, रूल ऑफ किंग होता था, राजा का शासन होता था, राजा ही कानून बनाता था। यानी कार्यपालिका भी कौन? जो विधायिका भी कौन? राजा। लागू भी कौन कर रहा? राजा। यानी कार्यपालिका भी राजा। दोनों की जांच कौन कर रहा कि क्या सही से लागू हुआ, क्या कानून सही था या नहीं था? राजा। यानी विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों कौन है? ये तीनों राजा के अंदर निहित थी। तो राजा का शासन था, विधि का शासन नहीं था। भारत के अंदर अगर हम बात करें तो विधि के शासन से पहले, रूल ऑफ लॉ से पहले, जब पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया गया था और लॉर्ड इम्पे उसके पहले न्यायाधीश बने थे, उससे पहले भारत में रूल ऑफ लॉ का बात भी, नाम भी नहीं सुना था। भारत में प्राचीन काल की बात अगर हम करें तो एक वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था में हर एक वर्ण के लिए क्या था बच्चों? कानून। सबके लिए अलग अलग कानून था। यानी जो वर्ण था ना, जैसे वर्ण एक था आपका ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग। बच्चों इन तीनों के लिए कानून अलग अलग था। अगर ब्राह्मण ने कोई अपराध किया है तो सजा कम थी और पहली बार सजा मिलती भी नहीं थी। क्षत्रिय ने अपराध किया है तो सजा कुछ ज्यादा मिलती थी ब्राह्मण की अपेक्षा। इसने अपराध किया है तो सजा कुछ और ज्यादा है, और शूद्र ने अपराध किया तो अधिकतम सजा मिलती थी। और यही नहीं, जो अग्नि परीक्षाएं हुआ करती थी पहले, क्योंकि पहले गवाह के रूप में ये तो था नहीं कि हमारे पास फोरेंसिक लैब है, जांच कर लिया भाई हत्या होगी, चलो भाई जांच कर लिए, सबूत इकट्ठा कर लिए। तो पहले परीक्षाएं हुआ करती थी। अग्नि परीक्षा उसमें से एक थी, जहर की परीक्षा थी, जल परीक्षा थी कि ठंड है और ठंडे पानी में खड़ा कर दिया अपराधी को, बता भाई रात भर ठंडे पानी में रहेगा। ऐसी जल परीक्षा, अग्नि परीक्षा हुआ करती थी। तो उन परीक्षाओं से शूद्र को गुजरना पड़ता था। इन वर्णों को, ऊपर के वर्णों को छूट होती थी, ब्राह्मण को छूट थी। आपको पता होगा ब्राह्मणों को मृत्यु दंड से भी छूट रही है, ब्राह्मणों को मृत्यु दंड से भी छूट रही है। जब इसने अगर सेम अपराध शूद्र ने किया और सेम ब्राह्मण क्षत्रिय ने किया तो इसको सजा पहले मिलेगी और शायद इसको सजा ना मिले। यानी रूल ऑफ लॉ की कोई बात नहीं थी, विधि शासन की कोई बात नहीं थी। बच्चों कहां से विधि शासन? फिर सबसे पहले इंग्लैंड से आया, ब्रिटेन से आया। रूल ऑफ लॉ प्रोफेसर डाइसी लेकर आए। और जब अंग्रेज भारत में आए तो 1773 में उन्हीं अंग्रेजों ने भारत में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया
और एक प्रकार से रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन की स्थापना करी। यहीं से हमारे संविधान का चरण बनने का चरण शुरू होता है, एक प्रकार से यह माना गया है। तो ध्यान रखना बच्चों, संविधान जो होता है सम प्लस विधान, सबके लिए समान कानून से बना हुआ है। और संविधान की जो परिभाषा होती है बच्चों, वो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या परिभाषा होती है। और विधेय शासन कौन लेकर आया? प्रोफेसर डाइसी लेकर आए। भारत में 1773 से आया था संविधान, वो कहना विधेय शासन। जो आपके ये थे, देखो संविधान मैंने बताया भी आपको, संविधान क्या होता है। सम प्लस विधान से बना है। संविधान से तात्पर्य ऐसे दस्तावेज या लेख पत्र से है जिसको एक विशिष्ट वैधानिक गरिमा प्राप्त है और जो सरकार की रूपरेखा प्रमुख कार्यों का निर्धारण करता है। और संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थापना को, उनकी शक्तियों और दायित्व का सीमांकन और जनता और राज्य के मध्य संबंधों का विनिमय करता है। यह परिभाषा समझ में नहीं आई होगी, सरल परिभाषा बताता हूं बहुत। ये इस परिभाषा मैंने बनाई हुई है, पर थोड़ी सी परिभाषा आपको डेवलप बाद में करेंगे। इसको देखिए क्या परिभाषा है। संविधान एक ऐसा लिखित या अलिखित नहीं, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, यह मान लीजिए आप, एक ऐसा दस्तावेज है जिस दस्तावेज में किसी देश की शासन व्यवस्था, शासन की व्यवस्था, जिसमें किसी देश की शासन व्यवस्था और शासन के स्वरूप, शासन के स्वरूप का उल्लेख होता है। यानी ऐसा दस्तावेज जिसमें किसी देश की शासन व्यवस्था, यानी शासन व्यवस्था कैसे होगी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कैसे, एक वो होगा, एक हायरार्की होगी, किस तरह का सिस्टम होगा, केंद्र होगा कि राज्य होंगे, कि केंद्र केंद्र होगा राज्य नहीं होंगे, एकात्मक होगा, संघात्मक होगा, कैसा होगा, किसी देश की शासन व्यवस्था और शासन के स्वरूप की संसदीय प्रणाली होगी या अध्यक्षात्मक प्रणाली होगी, उसके स्वरूप, उसकी प्रकृति की बात जिस पुस्तक में लिखी होती है बच्चों, उसे संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। याद रखिएगा, अभी तक संविधान का ही अर्थ जान रहे हैं कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिस दस्तावेज में किसी देश के शासन की व्यवस्था और शासन के स्वरूप या उसकी प्रकृति का उल्लेख होता है, उसे संविधान कहते हैं। दुनिया में दो ही तरह के संविधान है, लिखित और अलिखित। अलिखित संविधान केवल इंग्लैंड का है। अलिखित का मतलब यह है कि वो परंपराएं वहां पर हैं, और कोई भी लिखित संविधान, जैसे हमारा लिखित संविधान है, तो लिखित संविधान के अलावा कुछ परंपराएं भी हमारे यहां हैं। उन परंपराओं का पालन करना, संवैधानिक परंपरा का पालन करना एक अनिवार्य शर्त होती है। सामान्यतः विशेष परिस्थितियों में, विशेष कारणों से ही उस शर्त से हट सकते हैं, उस परंपरा से हट सकते हैं। तो जहां रखना, किसी भी लोकतांत्रिक देश में जहां का शासन, जहां का संविधान लिखा हुआ है, वहां भी कुछ अलिखित बातें होती हैं। सारी बातें संविधान में लिखी हुई नहीं होती हैं। कुछ बातें हमारे संविधान में भी ऐसी हैं जो लिखी हुई नहीं है, अलिखित हैं। उनको संसदीय परंपराएं बोलते हैं, संसदीय मर्यादाएं बोलते हैं उनको, जो लिखी हुई नहीं है। तो संविधान तो शासन का स्वरूप और शासन की व्यवस्था की बात करता है। किसी भी देश में संविधान के साथ साथ बहुत सारे नियम कानून अन्य भी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ आईपीसी है, सीआरपीसी है, बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, ठीक ना। तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, एक बड़ा दस्तावेज है। सभी जितने भी कानून है, नियम है, उपनियम है, विनियमन है, रूल रेगुलेशंस हैं, वो सारे संविधान के माध्यम से ही बाहर निकले हैं। तो संविधान तो एक पवित्र दस्तावेज इसलिए माना जाता है। कैसे मानता है? पवित्र दस्तावेज है हमारे देश में भी, और जिन देशों में संविधान अपनाया गया उन सभी देशों में। तो अलिखित संविधान का मतलब होता है संवैधानिक परंपराएं। तो बच्चों, ब्रिटेन के अंदर जो परंपराएं हैं संविधान की, वो परंपरा ही वहां पर लिखी हुई है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे एक मूवी आई थी बाहुबली, बोलते ना वो कौन, शिवगामी देवी, मेरे शब्द ही हैं शासन, मेरे शब्द ही हैं शासन। यानी जो कह दिया राजा ने वही शासन बन गया। एक लुई 14 राजा हुआ है, लुई 14, लुई 14, लुई 14 फ्रांस का राजा हुआ।
ये बोलता आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, एंड माई वर्ड्स इज रूल, मेरे शब्द ही शासन है बच्चों। सॉरी, पैर नीचे गिर गया था। मेरे शब्द ही क्या है? शासन है। आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, एंड माई वर्ड्स इज रूल, मेरे शब्द ही है शासन। लुई 14 सबसे बड़ा तानाशाह माना गया है फ्रांस का। लुई 16 के समय फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 में, ठीक ना, जो दुनिया की दूसरी क्रांति है। पहली क्रांति अमेरिकी क्रांति, दूसरी क्रांति फ्रांसीसी क्रांति है। तो लुई 14 इतना बड़ा तानाशाह हुआ। यानी कहने का मतलब यह है आज भी इंग्लैंड के अंदर जैसे राजतंत्र है तो जो परंपराएं हैं वहां पर, वही परंपराएं वहां का शासन और वहां का संविधान है। जैसे एक परंपरा वहां पर, कई परंपराएं हैं वहां की, मैं बताऊंगा आपको एक परंपरा के बारे में बताता हूं कि जैसे वहां पर संसद है, पार्लियामेंट है ना, तो जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स दो संस्थाएं हैं। हाउस ऑफ कॉमन जो जैसे हमारी लोकसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसे हमारी राज्यसभा है। तो इन दोनों संस्थाओं, इन दोनों ही सदनों में पारित कानून, जब कोई कानून पास होता है तो राजा के पास जाता है, हमारा जाता है राष्ट्रपति के पास। जब हमारे राष्ट्रपति के पास जब कानून पास होकर जाता है संसद में, तो राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं कि राष्ट्रपति उस कानून पर अनुमति दे दे, उस कानून को एक बार वापस भेज दे संसद को, जिस सदन से आया उस सदन में, अब भाई इस पर चर्चा कर लो, या फिर उसको अपनी जेब में रख ले, कोई अनुमति ना दे। लेकिन राजा के पास कोई विकल्प नहीं है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। संसद जो वहां की भेजेगी कानून, राजा को पहली बार में ही अनुमति देनी पड़ेगी। ना तो राजा पुनर्विचार के लिए भेज सकता, ना राजा अपने पास रख सकता। ये लिखा हुआ नहीं है, पर परंपरा है। एक परंपरा और बहुत अच्छी वहां पर है। वहां पर परंपरा यह है कि जैसे हाउस ऑफ कॉमन का जो चेयरमैन होता है, जिसे हमारा लोकसभा अध्यक्ष होता है, तो अगर हाउस ऑफ कॉमन का चेयरमैन एक 5 साल पूरा करने के बाद दोबारा वो व्यक्ति चुनाव लड़ता है, क्योंकि ऐसी परंपरा वहां पर है कि अगर हाउस ऑफ कॉमन का चेयरमैन, जो हाउस ऑफ कॉमन का है, वो अपनी पार्टी से त्यागपत्र दे देता है, क्योंकि वो फिर हाउस ऑफ कॉमन का लोकसभा का अध्यक्ष बन गया, तो अब वो किसी दल से उसका कोई मतलब नहीं रहा। हमारे यहां ऐसा नहीं है, पर हमारा एक परंपरा डालने का प्रयास किया था इंद्रजीत, कम्युनिस्ट पार्टी के थे इंद्रजीत, पूरा नाम क्या था ध्यान नहीं उनका, इंद्रजीत नामक एक लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद अपनी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था कि ऐसी परंपरा पड़े कि लोकसभा अध्यक्ष भी अपने पद से इस्तीफा दे, क्योंकि वो पूरे सदन का अध्यक्ष है, ना कि किसी एक पार्टी का मेंबर है। एक अच्छी और स्वस्थ परंपरा थी, जारी रहनी चाहिए थी, पर जारी नहीं रह सकी बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि हमारा लोकतंत्र थोड़ा सा, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो तो अच्छी है, पर जो राजनीतिक तंत्र है वो थोड़ा सा अभी उतनी मैच्योरिटी के लेवल पर नहीं आया जो बाकी देशों में है, ठीक ना। बाकी मतलब है कि जो डेवलप कंट्रियों में है, तो ऐसा तो नहीं है हमारा कुछ लोकतंत्र इतना, हमारे जो राजनीतिक तंत्र इतना खराब है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि उच्च मैच्योरिटी का, उस मैच्योरिटी लेवल का नहीं है अभी। खैर, इंग्लैंड के अंदर अगर हाउस ऑफ कॉमन का चेयरमैन चुनाव लड़ता है दोबारा से नई वहां की लोकसभा के लिए, तो ध्यान रखना उसके सामने कोई खड़ा नहीं होता, ये परंपरा है वहां की, वो निर्विरोध चुन लिया जाता है। तो ये परंपरा रखी गई है। हालांकि वो चुनाव लड़ नहीं सकता, लड़ता नहीं है, वो सामान्यतः अगर लड़ता है तो खड़ा नहीं होता, तो ये परंपरा है। तो ऐसे हमारे यहां भी परंपराएं हैं कि जैसे हमारे यहां राष्ट्रपति होता है, अभी पता है आपको बच्चों 15वें राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो हमारा राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेता है। ये लिखा हुआ है किसी अनुच्छेद में, क्या पढ़ा आपने कभी ये कि अनुच्छेद 54 में, 55 में शपथ किस में, 60 में ना शपथ, तो क्या अनुच्छेद 60 में लिखा कि 25 जुलाई को शपथ लेगा? नहीं लिखा हुआ है। यूएसए के संविधान में लिखा हुआ है, यूएसए में लिखा हुआ है कि 20 जनवरी को ही शपथ लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। नियम है वहां पर कि 20 जनवरी लिखी हुई है, पर हमारे लिखी हुई नहीं है। हमारे एक परंपरा है, नीलम संजीव रेड्डी के बाद, नीलम संजीव रेड्डी से पहले 13 मई को राष्ट्रपति शपथ लेता था, नीलम संजीव रेड्डी के बाद परंपरा बन गई 25 जुलाई को। वो इसलिए परंपरा बना दी ताकि किसी भी स्थिति में 25 जुलाई से पहले पहले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक ना, एक बाउंडेशन से हो जाती है। अगर ये ना होती तारीख तो तारा चल अभी एक हफ्ते बात कर लेंगे, अभी थोड़ा इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, वो देखते हैं, तो डिले होता रहता प्रोग्राम। जब हमने एक लाइन बना दी, एक डेडलाइन खींच दी कि 25 जुलाई है भाई, तो ये परंपरा है, ये लिखी हुई नहीं है। क्या है ये?
परंपरा बन गई कि 25 जुलाई को शपथ लेनी है, ठीक ना। तो इस तरह की बहुत सारी परंपराएं हमारे संविधान में भी हैं, हमारी संसद के अंदर भी बहुत सारी परंपराओं का निर्वाह किया जाता है। तो परंपराएं हैं केवल इंग्लैंड के संविधान में, वहां कोई पुस्तक लिखी हुई नहीं है, बाकी सब वहां रूल भी है, रेगुलेशंस भी हैं, अधिनियम भी बनते हैं, वहां की धाराएं, जैसे हमारे आईपीसी है, वहां भी इस तरह की कोई दंड संहिता होगी, तो वहां सब कुछ है। बस जो संविधान की जो परंपराएं हैं वो नहीं है। वो क्यों नहीं है वो भी बताता हूं आपको। वो इसलिए नहीं है बच्चों कि सबसे पहले रूल ऑफ लॉ और सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात, जो मौलिक अधिकार, मैग्ना कार्टा था 1214 का मैग्ना कार्टा, वो बच्चों इंग्लैंड के अंदर ही आया था। इंग्लैंड के राजाओं में एक बहुत अच्छी बात रही है कि वहां के राजाओं ने संसदीय व्यवस्था का खुद विकास किया। देखिए, ऐसा राजतंत्र बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि हमारे भूटान में भी ऐसा राजतंत्र हुआ है जिसने खुद लोकतंत्र लाया है। ऐसे इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के अंदर रहा है कि वहां के राजा ने स्वयं संसद का निर्माण किया, चुनाव करवाए, लोकतंत्र लेकर आया। तो वहां का राजतंत्र जो रहा है पहले से बहुत उदारवादी रहा है और प्रगतिशील राजतंत्र रहा है। तो इसलिए वहां पर जो राजा के शुरू से ही परंपराएं चली आ रही थी, तो जो परंपराएं चली आ रही थी उन्हीं परंपराओं को वहां के संविधान का रूप मान लिया गया। बस लिखा नहीं गया उसको संविधान सभा द्वारा, बाकी वहां सब चीजें चलती रहती हैं, ठीक ना। तो जो संविधान है इंग्लैंड का वो अलिखित है, इसलिए वहां का संविधान बच्चों ध्यान रखिएगा सबसे कैसा नम्य संविधान है, सबसे नम्य मतलब सबसे नर्म संविधान है, मतलब लचीला और कठोर। तो लचीला संविधान सबसे ज्यादा जो है वो आपका कहां का है, इंग्लैंड का है। यानी लचीला का मतलब है कि सबसे लचीला का मतलब है कि वहां की परंपराओं को बदलना आसान है। जो चीज किताब में जो लिख दिया हमने उसको बदलना मुश्किल है, और जो परंपरा है उसको बदलना क्या है, आसान है। तो जो उसको बदलना आसान है तो क्या संविधान हुआ वहां का, लचीला हुआ। सबसे कठोर संविधान बच्चों जो दुनिया का है वो यूएसए है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का संविधान सबसे कठोर संविधान है। कितने दिन हो गए लागू हुए, पर बहुत कम संशोधन अभी तक हुए हैं, बहुत कम संशोधन हुए अभी तक। बताइए, संशोधन करना बहुत मुश्किल है अमेरिकी संविधान में, इतना आसान नहीं है। सबसे कठोर संविधान माना जाता है कहां का, यूएसए का, और सबसे लचीला संविधान इंग्लैंड का। और दोनों के बीच का हम लोग मध्यम मार्गी हैं। महात्मा बुद्ध, हमने दुनिया को बुद्ध दिया, महात्मा बुद्ध दिए, जो मध्यम मार्ग के प्रतिपादक हैं, अकना इसका ना उसका, बस बीच का अपना लो। तो जो बीच के हैं बच्चों ध्यान रखना, किसके बीच का, जो मध्यम मार्ग है वो हमारा संविधान है, ना लचीला ना कठोर, दोनों के बीच का माना गया बहुत, क्योंकि कुछ स्थिति में लचीला, कुछ में क्या है, कठोर है हमारा संविधान। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने आपको बताया कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान सबसे पहले मैंने बताया आपको यूएसए का है, किसका है, यूएसए का लिखित संविधान है। संविधान सभा पहले यूएसए में बनी, फिर संविधान सभा फ्रांस में बनी, और फिर नॉर्वे में बनी थी संविधान सभा, जिन्होंने संविधान लिखा है। सबसे पहले संविधान सभा यूएसए, दूसरी फ्रांस, फ्रांस की क्रांति के समय ही संविधान सभा बनने गई थी वहां पर, ठीक है ना, इस तरह का। तो ये याद रखिएगा आपको, हमारा संविधान भी संविधान सभा ने ही लिखा है। ठीक है बच्चों, तो एक तो याद रखिए आप। अब आते हैं अपने वहीं जैसे हम लोग जहां थे कि संविधान से तात्पर्य क्या है, एक दस्तावेज है। कैसा बच्चों, एक दस्तावेज है संविधान, एक दस्तावेज है या लेख पत्र है जिसको विशिष्ट वैधानिक गरिमा प्राप्त है, यानी एक पवित्र दस्तावेज है जिसमें सरकार की रूपरेखा, उसके कार्य का निर्धारण, भी शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था यानी कैसी होगी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कैसी होगी, और उसकी शक्तियां, उसके दायित्व कैसे होंगे, राज्य के मध्य संबंध कैसे होंगे, उनकी स्वरूप कैसा होगा। संसदीय व्यवस्था है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली है, संघात्मक संविधान है कि एकात्मक संविधान है, ये बात हम देखेंगे। संघात्मक है कि एकात्मक संविधान है, ये सारी बातें संविधान में बच्चों लिखी होती हैं। राज्य व्यवस्था, अब इस शब्द को देखते हैं। राज्य व्यवस्था होती है, राज व्यवस्था यानी राज्य की क्या व्यवस्था होगी, तो इस व्यवस्था का उल्लेख कहां से आया, संविधान से आया। तो पॉलिटी बोलते हैं इसको, पॉलिटी, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और ये पॉलिटी है। पॉलिटी का एक हिस्सा संविधान है, संविधान का हिस्सा पॉलिटी नहीं है, राज्य व्यवस्था का एक हिस्सा हमारा संविधान है। जो राज्य की जो व्यवस्था होती है, पूरी व्यवस्था कि राज्य व्यवस्था के अंदर अंदर बहुत सारे नियम और कानून भी आ जाते हैं, रूल रेगुलेशंस भी आते हैं, आईपीसी जैसी धाराएं भी आ जाती हैं, और संविधान भी हमारा है ना। तो पॉलिटी का होगा एक बड़ा कंसेप्ट होगा, संविधान उसका एक छोटा हिस्सा होगा।
पॉलिटी में हमें बहुत सारी बातें और देखनी पड़ती हैं। संविधान में, इस राज्य व्यवस्था में बहुत सारे सिद्धांत भी देखने होते हैं। रूसो ने क्या कहा, कांट ने क्या कहा, शक्ति का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, मोंटेस्क्यू किसने क्यों कहा, सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ क्या है, कहां से, ये सारे हमारे राज्य व्यवस्था के हिस्से हैं। ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा ये। अब संविधान सभा का गठन और विचार, ये हम पढ़ेंगे अभी इस क्लास के बाद, नेक्स्ट पे। अभी फिलहाल बताऊं आपको कि संविधान का परिचय, मैंने कहा था ना आपको कि संविधान का परिचय हमारा चलता रहेगा कि संविधान का परिचय क्या है बच्चों। अब जो संविधान है, मैंने बताया आपको संविधान क्या होता है, ठीक ना, संविधान कैसे आया भारत में, विधि का शासन क्या है, रूल ऑफ लॉ किसने दिया, भारत में कैसे आया। अब जो भारत की हम बात करें, क्योंकि हमें भारत का ही संविधान पढ़ना है, लेकिन हमारा संविधान, हमें केवल अपना संविधान, मैंने कहा ना आपको, तुलनात्मक अध्ययन जब तक नहीं होगा, हमारे संविधान पर प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा है बच्चों किसका, ब्रिटेन का। प्रभाव पड़ा बच्चों ब्रिटेन का, और दूसरा प्रभाव है बच्चों यूएसए का। इसलिए हम जितना संविधान पढ़ेंगे, और संविधान को पढ़ते समय हम इन दोनों देशों के बारे में भी पढ़ेंगे कि यहां पर क्या है, हमारे यहां क्या है, हमने क्या वैसा का वैसे ही अपनाया है। से संसद है जैसे इंग्लैंड की, क्या हमने वैसे की वैसी अपनाई है, नहीं ना। जो संसद हमारी ब्रिटेन की है, क्या हमने वैसी की वैसी अपनाई है। या जो राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, जो न्यायपालिका यूएसए की है, क्या हमने वैसी की वैसी अपनाई है, नहीं ना। तो कुछ बदलाव किया गया है, तो हमको यह पता होना चाहिए वहां पर क्या है और हमारे यहां क्या है, तभी तो तुलनात्मक अध्ययन होगा, तभी तो सही पता चलेगा आपको। कंसेप्ट, दिमाग की नसें कब खुलेंगी, तभी तो खुलेगी नहीं नसें। अब केवल संविधान भारत का, ये अनुच्छेद, वो अनुच्छेद, ये कर दो, ये शॉर्ट टिक लगा दो, ये टिक लगा दो, अरे भाई जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आने वाले पेपरों में हवा तक नहीं लगेगी। ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट तब होगा जब तुलनात्मक अध्ययन होगा। तुलनात्मक अध्ययन कब होगा, जब डिस्कवरी स्टडी सर्किल पर पढ़िएगा, ठीक ना। तो दोनों उसकी तुलना करेंगे, ब्रिटेन से भी और यूएसए से भी, कि संविधान किस तरह का है। ठीक, अभी तो हम आपको जो संविधान बता रहा हूं, आपको केवल परिचय दे रहा हूं आपको संविधान का। तो संविधान मैंने आपको बताया एक दस्तावेज है, लिखित भी और अलिखित भी है। दुनिया में दो तरह के संविधान है बच्चों, ध्यान रखिएगा। एक संविधान को हम बोलते हैं एकात्मक, क्या बोलते हैं, एकात्मक संविधान। एक को बोलते हैं हम लोग संघात्मक संविधान। क्या संविधान, संघात्मक संविधान। शुरू से चलेंगे, देखो बिल्कुल एक कास्टिंग लेके चलेंगे और पूरी मूवी और लास्ट तक पढ़ेंगे। संघात्मक संविधान और एकात्मक संविधान। देखो संघ कहां बनता है बच्चों, किसको बोलते हैं संघ। संघ का मतलब होता है जहां बहुत सारी चीज आपस में मिली हुई हो। क्या मैं अकेला संघ हूं, नहीं, पूरी हमारी जो टीम है, जो सर मैथ पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, जो हमारी टेक्नीशियन टीम है, हम सबको मिलकर एक संघ बना हुआ। हमारे संघ का नाम डिस्कवरी स्टडी सर्किल है। क्या मैं अकेला संघ बना लूंगा, नहीं समझना। संघ का मतलब ही होता है कि बहुत सारे का समूह, बहुत सारी चीजों का क्या समूह, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे संघ बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, यानी बहुत सारी चीजों का समूह। तो संघ का मतलब होता है जहां एक केंद्र हो और उसके साथ साथ उसके सबऑर्डिनेट राज्य भी हो, स्टेट भी हो, ठीक है। स्टेट के बाद फिर अलग अलग चीजें बटी हुई हो, जैसे हमारे यहां केंद्र है, केंद्र के बाद क्या है, राज्य है, राज्य के बाद फिर क्या है, मंडल है, मंडल के बाद फिर क्या है, जिले हैं। तो ऐसा पूरा है। तो इस पूरे को बोलते हैं बच्चों संघ। संघ मेनली केंद्र और राज्य के बीच को बोलते हैं, केंद्र और राज्य, यानी जहां केंद्र की शक्तियां उसके नीचे भी हों, बटी हुई हों, उसे बोलते हैं संघात्मक संविधान। सबसे क्लासिक संविधान संघात्मक संविधान जो दोनों बच्चों वो यूएसए का है। कहां का है, यूएसए का। पर जो हमने अपने संघीय प्रणाली ली है, जो हमने अपनी संघात्मक व्यवस्था अपनाई है बच्चों, वो हमारी संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। हमने ब्रिटेन वाला संघ नहीं अपनाया। कौन सा अपनाया, कनाडा वाला अपनाया। बताऊंगा क्यों ऐसा हुआ है। एकात्मक संविधान उसको बोलते हैं जहां केवल केंद्र होता है और केंद्र के बाद राज्य का अस्तित्व नहीं होता, सीधे प्रशासनिक इकाइयां होती हैं जहां पर योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, वो होती हैं। जैसे हम अगर भारत की बात करें तो भारत में केंद्र है, केंद्र के बाद बच्चों फिर क्या है, राज्य है, फिर क्या है, जैसे भारत में आप मान लो एक तो भारत में केंद्र है, क्या है, केंद्र, केंद्र के बाद फिर क्या है बच्चों, राज्य है, क्या है, राज्य। अब कई राज्य, कितने राज्य हैं, 28 राज्य है।
राज्य बटे हुए किसमें? मंडल में बटे हुए हैं। किसमें? मंडल में। जैसे 18 मंडल उत्तर प्रदेश में है। कितने मंडल है उत्तर प्रदेश में? 18। उत्तराखंड में कितने हैं? 2 मंडल हैं, कुमायूं और गढ़वाल मंडल। मंडल किसमें होता है बच्चों? जिले में बटा होता है। किसमें? जिला, डिस्ट्रिक्ट बटा हुआ था। जिले के बाद क्या होती है बच्चों? तहसील होती है, जिसे हम परगना बोलते हैं, तहसील। फिर क्या होती है बच्चों तहसील के बाद? चलो ऐसे बात हूं, तहसील के बाद क्या होता है? तहसील के बाद होता है बच्चों ब्लॉक। ब्लॉक, ब्लॉक किसमें बटा होता है बच्चों? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत किसमें बटेगी बच्चों? ग्राम पंचायत बटेगी ग्राम सभा में। किसमें? ग्राम सभा। ग्राम सभा में। तो केंद्र, राज्य, मंडल, जिला, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, यह भारत का स्ट्रक्चर है। भारत का स्ट्रक्चर है। यह स्ट्रक्चर लगभग सभी देशों में होता है। जो राज्य की बात आती है, इंग्लैंड का संविधान एकात्मक संविधान है। क्या संविधान है? एकात्मक। जब वहां का संविधान एकात्मक संविधान है तो वहां बच्चों केंद्र के बाद सीधा मंडल या फिर क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। बीच में राज्य का अस्तित्व नहीं है। तो जहां केंद्र के बाद सीधा क्या हो? प्रशासनिक इकाइयां हो। ध्यान रखना, केंद्र योजना बनाता है, स्टेट राज्य योजना बनाते हैं, क्रियान्वयन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, राज्य स्तर पर ही क्रियान्वयन होता है। मतलब कार्यपालिका 2 तरह की होती है, स्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका हमारी शुरू होती है डिस्ट्रिक्ट से। तो डिस्ट्रिक्ट के लिए डीएम होगा या सीडीओ होगा, फिर एसडीएम होगा, बीडीओ होगा। ये सब क्रियान्वयन, इंप्लीमेंट के अधिकारी हैं। यही योजनाओं को क्रियान्वयन करते हैं। ऊपर योजनाएं बनती हैं तो केंद्र पर योजना बनेगी, राज्य योजना बनेगी। क्रियान्वयन निचले स्तर पर होता है, जिले के स्तर से। तो क्रियान्वयन वाला स्तर ये है। तो बुझो ना, जिन राज्यों में, जिन देशों में राज्य नहीं है, या तो उनमें मंडल से शुरू होगा या कहां शुरू होगा? जिले शुरू होगा। पर यहां कहां संभव है ऐसा? जहां क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या भी कम है। जनसंख्या भी क्या है? कम, और क्षेत्रफल भी क्या है? कम। उन देशों में तो यह संभव है कि केंद्र के बाद सीधे क्या आ जाए बच्चों? केंद्र के बाद सीधा राज्य आ जाए, या मंडल आ जाए, या क्या आ जाए बच्चों? सीधा राज्य आ जाए। वहां राज्य ना हो, मतलब जिला आ जाए और मंडल आ जाए, केंद्र के बाद राज्य ना हो। जो छोटे हैं तो वहां तो एकात्मक व्यवस्थाएं हैं। कैसी है? एकात्मक। ध्यान रखिएगा, विश्व में अधिकतर संविधान एकात्मक संविधान ही है, क्योंकि केंद्र अपनी शक्ति को कम करना नहीं चाहते, है ना। जो बड़े देश हैं, विकसित जो बड़े देश हैं दुनिया में, ज्यादातर जनसंख्या में बड़े हैं और वो क्षेत्रफल में बड़े हैं, उन देशों में अधिकतर संघात्मक संविधान है। जैसे हमारा संघात्मक है, इंग्लैंड का क्या नाम आपका, ब्रिटेन का नहीं, कनाडा का संघात्मक है, यूएसए संघात्मक है, ऑस्ट्रेलिया संघात्मक है, चीन का संविधान भी संघात्मक संविधान है, वहां भी स्टेट्स का लेवल है। ठीक। जो छोटे देश है, अफ्रीकी देश है, उनमें अधिकतर देश कैसे हैं? एकात्मक वाले हैं, कि केंद्र सारी शक्तियां अपने पास रखना चाहता है। जब शक्ति राज्य में बढ़ जाएगी तो संघात्मक हो जाएगा, तो एक ग्रुप बन जाएगा, एक समूह बन जाएगा। तो हमारा स्ट्रक्चर ये है बच्चों, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और कौन सी? ग्राम सभा। जो अंतिम, ध्यान बच्चों, जो अंतिम कितना प्रशासनिक इकाई, या कह लो अंतिम कार्यकारी संस्था जो है, अंतिम जो प्रशासनिक इकाई है, वो ग्राम पंचायत होती है। जिम्मेदार ये होती है कार्य करने के लिए। अंतिम कार्यपालिका यही है। एक कार्यपालिका केंद्र में होगी, एक राज्य में होगी, अंतिम कार्यपालिका है ग्राम पंचायत। यानी प्रधान और उसके जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, वो सब मिलकर ही ग्राम पंचायत बनते हैं, ठीक ना। एक प्रधान होगा, 10 या 11 मेंबर होंगे, वो क्या बनेंगे बच्चों? वो ग्राम पंचायत बनेगी। ये कार्यकारी संस्था है, ये अंतिम सबसे छोटी कार्यकारी संस्था है। ग्राम सभा सबसे लास्ट की, हमारी लास्ट की जो है आपकी, ये आपकी हमारी वैधानिक संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, जिसका उल्लेख 243 कै में हुआ है। तो ग्राम सभा एक संवैधानिक संस्था है, जिसमें 18 से उम्र के अधिक के सभी व्यक्ति जिसका मतदाता सूची में नाम है, वो सब ग्राम सभा के मेंबर है। पर यह कार्यकारी संस्था नहीं है। कार्यकारी संस्था कौन सी है? ग्राम पंचायत कार्यकारी संस्था है। ठीक है बच्चों, ये इस तरह का है। तो एकात्मक संविधान में क्या होगा? सीधा केंद्र के बाद मंडल या फिर क्या होंगे? जिले होंगे, उनमें राज्य नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको, ब्रिटेन में संविधान कैसा है? एकात्मक है। हमारे यहां कैसा है? संघात्मक संविधान है।
संघात्मक संबंध क्या होंगे? केंद्र, और केंद्र के बाद क्या? राज्य बटे होंगे। यूएसए में केंद्र ने मिलकर राज्य ने मिलकर केंद्र बनाया है। वहां पर पहले 13 राज्य थे। जब ना अमेरिकी क्रांति हुई 1774 में तो 13 थे, आज वहां 50 राज्य हैं। तो इन 13 राज्यों ने ही मिलकर अमेरिका के संघ का निर्माण किया है। तो वहां राज्यों ने संघ बनाया है, इसलिए वहां राज्यों के पास पावर ज्यादा है। जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, कौन सी बच्चों? अवशिष्ट शक्तियां कौन सी होती हैं? अवशिष्ट शक्तियां जिनका उल्लेख संविधान में नहीं होता है उन्हें बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां जहां जहां राज्य के पास होती हैं वहां राज्य पावरफुल होते हैं, और अवशिष्ट शक्तियां जहां केंद्र के पास होगी वहां केंद्र पावरफुल होंगे। संघात्मक संविधानों में ऐसा होता है। अवशिष्ट शक्तियां हमारे यहां केंद्र के पास हैं, तो कौन पावरफुल है? केंद्र पावरफुल है। यूएसए के अंदर ये शक्तियां राज्यों के पास हैं, तो राज्य पावरफुल है। ठीक, अवशिष्ट शक्तियां तो बिखरी हुई शक्तियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां होती हैं। संघ में संघ कानून बनाता है, यानी केंद्र कानून बनाता है। राज्य में राज्य बनाता है, समवर्ती में दोनों बनाते हैं। अवशिष्ट शक्तियां केवल केंद्र के पास होती है, जो बिखरी, जो संविधान में उल्लेखित नहीं होती। जैसे सर्विस टैक्स है, ये बाद में आया। साइबर कानून है, ये सब बाद में आए हैं। तो ये अवशिष्ट शक्तियों के हिस्से हैं, तो ये केंद्र के पास जाते हैं। याद रखिए बात। दूसरी बात, जो एकात्मक संविधान है, जो ये संविधान है, वहां पर जो बच्चों राज्य सूची होगी ही नहीं, ना समवर्ती सूची होगी। केवल कौन सूची होगी वहां पर? संघ सूची, मानी केंद्र सूची होगी। संघ नहीं कहेंगे इसको, केंद्र कहेंगे। कौन सूची होगी वहां पर? वहां पर बच्चों केवल केंद्र की सूची होगी, कि राज्य है ही नहीं, तो राज्य की जरूरत नहीं है, समवर्ती की जरूरत भी नहीं है। हमने समवर्ती सूची कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया से ली, कि वहां पर संघ भी है और राज्य भी है। हमने समवर्ती इंग्लैंड से क्यों नहीं ली? कि वहां राज्य है ही नहीं, तो वहां समवर्ती की आवश्यकता ही नहीं है, ना राज्य की आवश्यकता है। वहां पर किसका आवश्यकता है? वहां पर केवल केंद्र की, तो वहां पर केंद्र की सूची है केवल। हमने लिया संघात्मक स्वरूप कनाडा से, वहां पर केंद्र भी है, राज्य भी है, और समवर्ती सूची क्या नाम? वहां पर केंद्र सूची भी है और संघ सूची और राज्य सूची है, पर वहां समवर्ती सूची नहीं है। समवर्ती हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक, चलो उन सब तो हम बाद में पढ़ते हैं उनको। अब संविधान का परिचय देखते हैं। एकात्मक और संघात्मक संविधान हो गया। तो कहां एकात्मक है, कहां संघात्मक, मैंने आपको बता दिया। संघात्मक केंद्र राज्य में बटा होता है, उसे संघात्मक संविधान बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अवशिष्ट शक्तियां जिसके पास होंगे, राज्य पर तो राज्य पावरफुल है, और केंद्र के पास तो केंद्र पावरफुल है। ठीक, आज की जो कक्षा केवल संविधान के परिचय की कक्षा है। जो हमारी नेक्स्ट कक्षा होगी वो संविधान के विकास के साथ जुड़ जाएगी। एकदम एक के बाद स्टेप बाय स्टेप हम संविधान को पढ़ते हुए चलेंगे कि संविधान का निर्माण कितने चरणों में हुआ है हमारा। आज केवल संविधान का परिचय देना है आपको, बस। एकात्मक क्या है, संघात्मक क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। कठोर संविधान उसको बोलते हैं जो संविधान में संशोधन करना आसान नहीं होता। लचीला वो होता है जिसमें संशोधन करना आसान होता है। इंग्लैंड का संविधान सबसे लचीला संविधान, क्योंकि उसमें संशोधन करना आसान है। हमारा संविधान दोनों के बीच का है। अब हमारा संघात्मक ही एकात्मक है। हमारा संविधान नो डाउट संघात्मक है, लेकिन हमारे यहां इसको संघात्मक नहीं माना गया पूर्ण। कारण क्या है? हमारे यहां केंद्र बहुत पावरफुल है। आपातकालीन प्रावधानों के दौरान सारी शक्तियां केंद्र के पास आती हैं, राज्य की शक्ति ना के बराबर बचती है। तो कैसा लगेगा कि भाई एकात्मक बन गया? जब आपातकाल लगता है या राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो सारी पावर कहां होती है? केंद्र के पास होती है। जब सारी पावर केंद्र के पास है तो कैसा बन गया? एकात्मक बन गया। राज्य का अस्तित्व तो बना रहेगा, राज्य बने रहेंगे, पर उनके पास कार्य करने की शक्ति नहीं होगी। अगर वो कुछ कार्य करते भी हैं तो संसद की अनुमति के बाद, यानी केंद्र सरकार की अनुमति के बाद करते हैं। तो यानी राज्य बचेंगे भी, पर उनकी शक्तियां पूरी तरीके से नहीं रहेगी उनके पास। तो कैसा बन गया? एकात्मक। सामान्य परिस्थितियों में कैसा है? संघात्मक। वही बात अयोग वहां, ना स्वर ना व्यंजन, तो ना संघात्मक ना एकात्मक। कैसा? अर्धसंघीय का, क्वासी फेडरल। केसी हेयर बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, संविधानविद हुए हैं, उन्हें केसी हेयर ने कहा है क्या संविधान अगर अर्धसंघीय संविधान है। क्या संविधान है बच्चों? अर्धसंघीय। ये ध्यान रखना, चलिए सुन रहता हूं मैं। अर्धसंघीय संविधान है, ना तो पूरा संघात्मक है ना पूरा क्या है? एकात्मक। कई लोग हुए, केसी हेयर हुआ, ऑस्टिन हुए, ठीक ना, कई लोग हैं इस तरह के, उन्होंने क्या 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 मैं आपको सब बता देता हूं, ठीक ना, इस तरह का। तो केसी हेयर ने कहा अर्धसंघीय संविधान। ठीक है बच्चों, तो ये तो संविधान का परिचय हो गया।
अब जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान का जो बच्चों विकास हुआ है, यह विकास भारतीय संविधान का 3 चरणों में हुआ। कितने चरणों में? 3 चरणों में, ध्यान रखिएगा, 3 चरण में विकास हुआ है। ये 3 चरण कौन से संविधान के? पहला चरण है भारत के संविधान का, ध्यान रखिएगा, उन्हें बोलते हैं चार्टर एक्ट। क्या बोलते हैं? चार्टर एक्ट। ये चार्टर एक्ट वो एक्ट हैं जो इंग्लैंड से बनकर ब्रिटिश कंपनी के लिए भारत में आए थे। किसके लिए आए थे? ब्रिटिश कंपनी के लिए। ये 1773 जानते हो आप, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 73 का, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1813 का, 1833 का, 1852 का। ये एक्ट हैं कुछ बच्चों, ये कुछ एक्ट हैं जो इंग्लैंड में ब्रिटिश कंपनी के लिए भारत में आए थे। किसके लिए? ब्रिटिश कंपनी के लिए आए थे। तो इन एक्ट में जो बातें कही गई हैं, इन एक्ट में जो बातें बताई गई हैं, उन एक्टों में जो मेन चीजें वो आपको पता होना चाहिए। 2-4 बातें ज्यादा जरूरत नहीं है इनको। तो एक तो ये आपको। दूसरा चरण है बच्चों जो भारत शासन अधिनियम है। भारत शासन अधिनियम बोलते हैं उनको। ये भी इंग्लैंड में बनकर आए हैं। आपको पता होगा बच्चों कि आपको पता होगा 1858 में, 1858 में जो क्रांति हुई थी भारत में, भारत स्वतंत्र 1857 में, 1857 में जो विद्रोह हुआ था, जो क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद 1858 में जानते होंगे आप, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया था और भारत सीधे इंग्लैंड का गुलाम बन गया था। 1857 तक हमारे ऊपर किसका राज था? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी इंग्लैंड की। अब हमारे ऊपर वहां की महारानी ने, जो विक्टोरिया प्रथम जिसको बोलते हैं, उन विक्टोरिया ने क्या काम किया था? उन्होंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी वापस आ जाओ, अब भारत हमारा गुलाम है, अब भारत का शासन हम देखेंगे। यानी अब हमारी महारानी कौन बन गई? जो इंग्लैंड की महारानी थी। हमारा प्रधानमंत्री कौन बन गया? जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। यानी हमारा राजा कौन बन गया? जो इंग्लैंड का राजा है। अब हम ब्रिटिश क्राउन के तहत पूर्ण एक प्रकार से एक उपनिवेश स्वीकार कर ले गए। पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत थे, तो अब जो कानून इंग्लैंड में बनकर आएंगे वो भारत के लिए आएंगे, ना कि इंग्लिश कंपनी के लिए आएंगे। इसलिए बोलते हैं उनको बच्चों भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम बोलते हैं उनको। ये है कब के बच्चों? ये आपको पता ही है, ये कब के हैं शासन अधिनियम? ये 1858 का भी है, लेकिन उसको विक्टोरिया घोषणा पत्र बोलते हैं। 1861, 1892, 1909, 1919 और बच्चे लेता हूं 1935। ये एक्ट बनकर आए 1861, 1892, 1909, 1919, अलग अलग नाम के बाद में देते हैं। 1935 भारत शासन अधिनियम। तीसरा जो चरण है बच्चों, वो ध्यान रखिएगा, वो संविधान सभा द्वारा है। वो किसके द्वारा है? वो संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा के द्वारा है। जो संविधान सभा है वो उसके द्वारा तीसरा चरण है। तो हमारा जो संविधान है उसका 2/3 भाग तो यही अधिनियम ही है, और जो ये अधिनियम है उसका अधिकांश हिस्सा 1919, 1909 और 1892, 1861 का है, और जो ये सारे बने ये इनका हिस्सा भी है। तो इनकी बातें इसमें शामिल हुई और इसकी बातें संविधान सभा ने शामिल करी। तो तीनों आपस में चरण जुड़े हुए हैं। तो तीनों चरण पढ़ेंगे क्रम से, कल की कक्षा में पढ़ेंगे। जो हमारी अगली संविधान पार्ट 2 की जो क्लास होगी ना, जो संविधान 2 होगा, संविधान क्लास 2 होगी, वो हम यहां से स्वीकार करेंगे।
संविधान का निर्माण कैसे हुआ, पहले ये जानेंगे कि चार्टर एक्ट से कैसे हुआ, पहले सारे एक्ट देखेंगे, एक्ट में क्या क्या बातें बताई गई वो देखेंगे, फिर देखेंगे भारत शासन अधिनियम क्या कौन कौन से क्या क्या बातें बताई गई, और फिर संविधान सभा कैसे बनी, दुनिया की पहली संविधान सभा कहां बनी, दूसरी कहां बनी, तीसरी कहां बनी, सबसे बड़ी संविधान सभा दुनिया की कहां थी, छोटी संविधान सभा दुनिया की कहां बनी, सबसे बड़ा संविधान दुनिया का भारत का, छोटा मकाओ या फिर वेटिकन सिटी। लेकिन बड़े देशों में जो सबसे छोटा संविधान है वो यूएसए का है। जैसे आप सबसे बड़ा तो यहीं का है, हमारे यहां का भारत का। छोटा पूछेगा अगर कभी तो अमेरिका का संविधान है। बड़े देशों में छोटा अमेरिका का है, और जो सबसे छोटा संविधान है वो वेटिकन सिटी और मकाओ द्वीप का संविधान है। ठीक है बच्चों, चलो वो तो हम बात की फैक्चुअल बातें, फैक्ट चीजें, तो ये भी आपको देखनी है। फिर हम देखेंगे संविधान सभा कैसे बनी, किसने संविधान सभा के बारे में कहा था, कौन किसने सबसे पहले औपचारिक मांग करी, कैसे कैसे संविधान सभा बनी, कितने मेंबर थे, और कैसे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान सभा ने लिखा, और संविधान सभा किस तरह की थी, ये बातें आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय